अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम जिस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं उसका जानना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम तमाम पाकिस्तानीज़ का इस मौजू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि FATF बिल क्या है। FATF बिल के बारे में आजकल न्यूज़ चैनल्स पे, पॉलिटिशियन में, असम्बली में हर तरफ एक हंगामा आराई फैली हुई है और कोई इसके हक़ में है, कोई इसके ख़िलाफ़ है, कोई इसको पास करवाना चाहता है, कोई इसको रोकना चाहता है। तो आखिर ये बिल है क्या? तो आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल इसकी समझाने जा रहा हूँ। आपने सिर्फ हमारे साथ रहना है प्रोग्राम के एंड तक और इसको समझना है। अगर आप इस बिल के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर गए तो मैं नहीं समझता कि आपको हक़ और बातिल में, सही और गलत में फ़ैसला करने में कोई दुश्वारी दरपेश आएगी। तो आपको हर चीज़ खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के हक़ में कौन है, कौन सी पार्टी पाकिस्तान के मफाद में है और कौन सी पार्टी अपने ज़ाती मफाद को डिफेंड कर रही है। तो आइए हम प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि FATF बिल क्या है। FATF बिल असल में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक कमेटी बनाई गई थी, G7 कंट्री ने मिलकर बनाई थी, जिनमें इंग्लैंड, कनाडा, जर्मन, अमेरिका और दीगर शामिल थी। ये इसलिए बनाई गई थी कि मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है उसको रोकना था। इसका मेन मकसद था कि ये जो पैसा मनी लॉन्डर होकर बाहर जाता है ये दहशत गर्दों के इस्तेमाल में आता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, असल में ये फ़ोर्स इसलिए तैयार की गई थी, इसलिए बनाई गई थी ये कमेटी कि ये असल में जो मुल्क जो थे, जो दहशत गर्दों को, टेररिस्ट को पैसे वगैरह सप्लाई करते थे, उनके रोकने के लिए बनाई गई थी। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि अगर कोई बंदा इस लिस्ट में, इसकी ग्रे लिस्ट में और फिर ब्लैक लिस्ट में आ जाए, तो इस बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे इसकी ग्रे लिस्ट में आया और फिर ब्लैक लिस्ट में आने वाला था। तो वीवर्स, ये बनाई गई थी दहशत गर्दों को माली इमदाद करने से रोकने से। और ये कैसे रोकती थी कि अगर मुल्क में बेनामी पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो दूसरे ममालिक में भेजा जाता था, जिनका कोई वारिस नहीं था, यानी कि एक बेनामी सूरत में वो मुंतकिल होता था, फिर वो आगे कहाँ इस्तेमाल होता था कहाँ नहीं। लेकिन अगर कोई पैसा किसी बंदे के नाम पे भेजा जाए, जिसका नाम हो और भेजने वाले को भी पता हो और लेने वाले को भी मालूम हो, तो वो पैसा कभी किसी सूरत में टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, दहशत गर्दों की इमदाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, और अगर हो भी तो वो बहुत जल्द कानून की पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो थी, FATF, ये कमेटी बनाई गई थी। शुरुआत में तो इसमें 7 ममालिक शामिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ीद ममालिक शामिल होते गए और इस वक्त इनकी तादाद 49 के करीब है। लगभग 49 ममालिक इसमें शामिल हैं। और ये इस बात पे मुत्फिक है, किसी मुल्क का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, बेनामी तरीके से मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब बेनामी तरीके से मुल्क से बाहर जाएगा तो फिर वो दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी इस्तेमाल होगा। कि अगर कोई मुल्क ये साबित हो जाता है कि उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है या उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा पैसा बाहर जाता है मनी लॉन्डर होके, तो वो ये समझते हैं कि ये पैसा जो एक बेनामी सूरत से बाहर जा रहा है, ये बिल्कुल दहशत गर्दों की इमदाद के लिए है। तो वीवर्स, पाकिस्तान को आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा हमारे हुक्मरान, माजी के हुक्मरान आप देख लें और अभी के हाल के हुक्मरान भी आप देख लें, जिन पे ये केस चले हुए हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुल्क से बाहर भेजा और बिल्कुल लीगल तरीके से नहीं भेजा, एक पैसा भी टैक्स अदा नहीं किया। वीवर्स, जब कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में पैसे भेजता है लीगल तरीके से बैंक के थ्रू,
तो वो एक जो टैक्स है वो एक कुछ पैसे जो है वो अपने पैसे की सूरत में पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी भेजता है, जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और ये भी मालूम होता है ये पैसा लीगली तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये किसी दहशतगर्द तंजीमों के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, कौन भेज रहा है और कौन ले रहा है। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में भेजा जाए तो ना भेजने वाले का इल्म होता है और ना लेने वाले का, सिर्फ आपसी बात से, आपसी ताल्लुकात से लोग जो हैं वो एक दूसरे के घर में जाकर दे आते हैं और कोई इल्म नहीं होता, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका टैक्स नहीं जाता। तो पहली शराइत तो FATF की ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रोका जाए, और फिर दूसरी शराइत ये थी कि जो बड़े बड़े मुल्क में बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिज़नेस करते हैं, जो बड़े बड़े अगर आप माफियाज़ कह दें तो भी दुरुस्त होगा, वो बहुत बड़े बड़े कारोबार मुल्क में कर लेते थे लेकिन एक पैसा भी टैक्स नहीं देते थे। तो यानी कि बाद में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए कहते थे जी आप ऐसा करो, इतने पैसे दे दो तो आपको पिछला तमाम टैक्स माफ़ है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स खोलते थे, जैसा कि माजी की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में आखिरी साल में भी ये खोली गई ताकि तमाम लोग इसमें आ जाएं और अपना पुराना टैक्स माफ़ करवा सकें। तो वीवर्स, ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम देने से मना रोकती है, ये FATF मना करती है कि मुल्क में हर शख्स को टैक्स देना चाहिए अपने मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। किसी को टैक्स माफ़ नहीं होगा, ना किसी बड़े को ना छोटे को। तो इसकी दूसरी जो शराइत थी वो ये थी, पहली थी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, पैसा बेनामी ना हो, किसी तरीके से ना किसी को भेजा जाए ना वसूल किया जाए, और दूसरी शर्त थी कि कोई टैक्स एमनेस्टी की स्कीम ना दी जाए किसी को, किसी बड़े को टैक्स माफ़ ना किया जाए और छोटों से टैक्स ना ज़्यादा लिया जाए, बल्कि सब के साथ बराबर का सलूक रखा जाए। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में कैसे आया कि ये FATF का जो मेंबर हैं उसमें इंडिया भी शामिल है, और आप जानते हैं कि इंडिया तो हमारी एक एक छोटी छोटी गलतियों पे नज़र रखे हुए है, और हमारे हुक्मरान का कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो कैसे पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर के मुल्कों में उनकी जायदादें हैं। पनामा देख लें, इंग्लैंड में देख लें, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें हमारे हुक्मरान की जायदादें नहीं हैं, और वो पैसा कैसे बाहर गया कोई मालूम नहीं है, कैसे आया कोई मालूम नहीं है। जब मांगते हैं तफसील तो कतर से हाथ भी आते हैं और बहुत कुछ होता है कि जी यही हाथ है, एक पाई पैसा भी टैक्स नहीं दिया, और अरबों खरबों बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। तो जाके इंग्लैंड में, अमेरिका में पनाह लेते हैं। तो इंग्लैंड और अमेरिका को भी ये चीज़ बात का मालूम है, इस चीज़ का बखूबी इल्म था कि ये पैसा लूट कर हमारे मुल्कों में आके पॉलिटिकल स्टे लेते हैं, सियासी पनाहें लेते हैं कि अब हमारी जान को ख़तरा है, हम पे सियासी मुकदमात बन रहे हैं, हमको ऐसे ही मुकदमात में घसीटा जा रहा है। हालांकि ये मैं कहता हूँ एक बेवकूफ़ सी बात है। जब किसी बंदे ने पैसा लूटा ना हो तो उसको भागने की क्या ज़रूरत है, वो अपना जितना भी पैसा है अपने अकाउंट दिखाए, अपने असासे दिखाए और बात ख़त्म करे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे आया कि अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया और कुछ ममालिक ने ये वोट डाला कि पाकिस्तान के हुक्मरान या उसकी बहुत सी अवाम पैसा मनी लॉन्डर करती है। हो सकता है ये पैसा टेररिज्म के लिए ही इस्तेमाल होता हो, इसका कोई भेजने वाले का भी इल्म नहीं, लेने वाले का भी इल्म नहीं है। और ये अपने बड़े जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको टैक्स माफ़ कर देते हैं और सिर्फ गरीबों से लेते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आ गया, और पाकिस्तान को एक वार्निंग जारी की गई कि अगर आप ये अपने मुल्क में ये मामलात दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। अब ब्लैक लिस्ट में होने का ये मतलब है कि जब कोई मुल्क FATF की कमेटी में ये तय पा जाता है कि ये मुल्क ब्लैक लिस्ट हो चुका है, तो फिर ना कोई उस मुल्क के साथ कोई कारोबार करता है, और ना बड़े बड़े मुल्क जो हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, रशिया और भी बहुत से 49 कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल हैं, तो वो उस मुल्क के साथ बिल्कुल बिज़नेस नहीं करती, उस मुल्क के साथ हर चीज़ का कता ताल्लुक़ कर देती हैं, ना दरामदाद लेती हैं ना बरामदाद, कुछ भी उस मुल्क के साथ, ना उनको कर्ज़े दिए जाते हैं। और वो होता क्या है कि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चला जाता है।
तो ये बहुत ही गंभीर बात थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कर दिया गया और फिर उनको ब्लैक लिस्ट करना था। लेकिन उन्होंने कहा अगर आप ये अपने मुल्क में ये जो वाक़यात हैं इनको कम नहीं करते, ये FATF का बिल पास करवाएं। अब FATF का बिल क्या था वो भी हम आपको तफसील से बताते हैं कि FATF का बिल पास होने की ये शराइत थी कि अब कोई बंदा मनी लॉन्डर करेगा, उसको बग़ैर अदालत की इजाज़त के उसको नैब पकड़ सकती है, उसे तफ्तीश कर सकती है और इस पैसे पे जो मुल्क से बाहर जाता है और मुल्क से बाहर से आता है उस पे फ़ौज के इदारे, अदालत के इदारे, नैब के इदारे और पाकिस्तानी हुकूमत के इदारे उस पर कड़ी नज़र रखेंगे और टैक्स किसी को लूटने नहीं देंगे। इसमें भी जो है वो चारों इदारे, फ़ौज, अदलिया, हुकूमत और नैब इसमें शामिल होगी और वो किसी को टैक्स माफ़ नहीं करेंगे। जिन्होंने टैक्स माजी में माफ़ करवाया उनको पकड़ा जाएगा। अदालत की बग़ैर इजाज़त से, बग़ैर परमिशन से किसी को भी पकड़ा जा सकता है, तफ्तीश की जा सकती है। अब असम्बली में क्या मसला दरपेश आया कि हमारी अपोजिशन पार्टी ये नहीं चाहती थी कि उनको माजी में जो टैक्स उन्होंने माफ़ करवाए, ये बड़े बड़े कर्ज़े उन्होंने माफ़ करवाए, जो वो पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके गए, उनसे इस बारे में पूछगछ कर सकें या किसी किस्म की उनको इस बारे में कोई वजाहतें देनी पड़ें। तो इसलिए उन्होंने भरपूर मज़ाहमत की। हालांकि ये बिल पास होना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने अपने मफादात को ज़्यादा सामने रखा मुल्क के मफादात से और उन्होंने भरपूर कोशिश की और उन्होंने बाकायदा वोटिंग दी। 190 वोट अपोजिशन ने इस बिल को नामंजूर करने के लिए पेश किए और 200 वोट पड़े कि इस बिल को पास किया जाए। अब हुआ क्या कि अपोजिशन की तादाद तो ज़्यादा थी, तकरीबन 228 वोट अपोजिशन के पास मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ कि 38 पीपल्स जो वो मिसिंग थे वोट वाले दिन अपोजिशन के, तो इसलिए ये बिल जो रोका ना जा सका, ये पास हो गया। अब वो 38% क्यों नहीं आए, MNAs क्यों नहीं आए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो अपोजिशन में थे लेकिन ज़मीर की भी आवाज़ कुछ होती है। हो सकता है उन्होंने अपने मफादात से बालातर हो के मुल्क के मफादात के बारे में ज़्यादा सोचा हो और वो ना आए हों, या और कोई प्रॉब्लम होगी हो कि उनको ना आने दिया गया हो या वो आना ही नहीं चाहते थे, तो कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन हुआ कि एंड ऑफ द डे मुल्क का मफाद बालातर आ गया और हुकूमत ने यह बिल पास करवा लिया सिर्फ 10 वोटों से। और अपोजिशन ने इस पे बहुत शोर शराबा किया कि ये बिल कैसे पास हो गया, क्योंकि मुल्क का मफाद तो उनके मफाद से, ज़ाती मफाद से बालातर है ही नहीं। मुल्की मफाद हमेशा बाद में आना चाहिए, पहले हुक्मरानों का, माजी के हुक्मरानों का और प्रेजेंट के हुक्मरानों का मफाद ज़्यादा पहले आता है। इस बिल को हमने पास नहीं होने देना था, तो ये हमारे साथ साजिश हो गई है। ये फ़ौज ने साजिश की है, ये कि अदलिया ने साजिश की है, ये हुकूमत ने साजिश की है। तो अब वो बाकायदा तकारीरें, शोर शराबा चल रहा है। लेकिन अच्छी बात पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि ये बिल पास हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पे कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी, कोई वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा और उसके साथ कारोबार दीगर ममालिक करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मईशत का पहिया ज़्यादा चलेगा, कोई मसला नहीं है। अब प्रोग्राम के आखिर में आप समझ चुके होंगे कि FATF बिल क्या था और इसकी तफसीलात क्या थीं और इसको पास होना क्यों ज़रूरी था। अब मैं अपनी तरफ से जनाब इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने अब अपने मफाद को पीछे रख कर मुल्की मफाद को बालातर समझा और मुकम्मल एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के इस बिल को पास करवाया जो मुल्की मफाद में था। मैं एक मरतबा फिर सल्यूट पेश करता हूँ उन तमाम MNAs को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपोजिशन के ताकतवर होने की सूरत में भी इस बिल को पास करवाया। मैं उनको तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बिल पास करवा लिया। और इसी से ही अगर व्यूअर्स आप हिसाब लगाना चाहें तो आप समझ सकते हैं बखूबी कि कौन सी पार्टीज़ मुल्की मफाद में बेहतर हैं और कौन सी पार्टी मुल्की मफाद में नहीं है, बल्कि अपने ज़ाती मफाद को हमेशा ही डिफेंड करती आई हैं। माजी में
प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी वो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को ही डिफेंड करने के बिल पास करवाने के ख्वाहिश खान हैं। तो वीवर्स मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद टॉपिक लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।